हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम टू ट्रेडिंग की बात ग्रो के साथ। आई होप यूर ऑल डूइंग वेरी वेल। हर हफ्ते की तरह आज भी हम लाए हैं एक और नए स्पीकर को। और हमारे आज के स्पीकर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टफ शेयर करना चाहते हैं, स्पेशली ऑप्शन बायर्स के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि जाना जाए कि कैसे स्टॉक्स में ऑप्शंस बाय करे जाएं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आज के जो ट्रेडर हैं, उनका बचपन दिल्ली में बीता और उन्होंने अपनी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से करी। उसके बाद उन्होंने कॉलेज में बीएससी मैथ्स ऑनर्स करा दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उन्होंने कोई जॉब नहीं करी और वो सीधा मार्केट में कूद गए। हमारे आज के ट्रेडर जो गेस्ट हैं, उनका नाम है रॉबिन मलियान। आइए सीखते हैं ऑप्शन बाइंग रॉबिन से। हाय रॉबिन, वेलकम टू ट्रेडिंग की बात। क्या हाल है आपके? मेरे हाल चाल ठीक है अर्जुन। आप बताओ, क्या सब करने वाले बढ़िया। हैं आज हम। सब बढ़िया रॉबिन, आज कुछ ज्ञान लेंगे आपसे। उससे पहले थोड़ा थोड़ा आपका बेसिक्स के बारे में जानते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, हम्म। एक चीज पूछना चाहूंगा, आपका महीना कैसा रहा, कैसी रही आपकी एक्सपायरी? एक्सपायरी ठीक थी, मतलब एक्सपायरी के लास्ट के आधे घंटे में जितने पैसे बने उतने ही पूरे महीने में बने थे, स्ट्रगल करते हुए। पर लास्ट के आधे घंटे में भी पूरा एक्सपायरी जितने पैसे बन गए। लास्ट तक मार्केट ने आपको तंग करके रखा है एंड 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 के मूव ने सब कॉम्पनसेट कर दिया। बिल्कुल, बट इट वाज तो गुड। तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि मैं रॉबिन को बहुत सालों से जानता हूँ एंड ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस ट्रेडर। और ये जितने इनोसेंट लगते हैं, ये मार्केट में उतने ही तेज हैं। तो आज हम सीखेंगे कुछ कुछ बहुत ही काम की चीज़ें ऑप्शंस के बारे में रॉबिन से। तो रॉबिन, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, वी वुड लव टू नो कि आपका अब तक का सफ़र कैसा रहा है। हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बिन लाइक, और जो आप यहाँ तक पहुँचे हो वो कैसे पहुँचे? यार अर्जुन, हमने शुरू किया था, मैंने 2008 में शुरू किया था। मेरे फादर सब ब्रोकर हुआ करते थे। तो 2008 के क्रैश के बाद उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, मतलब जस्ट आफ्टर क्रैश। ठीक है, तो मुझे तभी ज्वाइन करना पड़ा एकदम से मार्केट को। तो मैं कॉलेज के उस टाइम फाइनल ईयर में हुआ करता था। तो मैं अपने बीएससी मैथ्स ऑनर्स के फाइनल ईयर को छोड़ के सीधा ट्रेडिंग टर्मिनल में पहुंच गया, देखने के लिए कि क्या हो रहा है, बिजनेस कैसे चल रहा है। तो शुरू में तो कुछ नज़र ही नहीं आता था, सिर्फ लाल और नीली लाइटें जलती थी और नींद आती थी। बट वहाँ पे काफ़ी ट्रेडर्स बैठा करते थे डेस्क पे। तो उनसे, मतलब उनके साथ इंटरेक्शन में, उनके साथ काम, उनको काम करते हुए देखने से ये पता चला कि कैसे छोटी छोटी चीजें, बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट से, जिनको शायद कोई रिटेलर ध्यान भी नहीं देता है, उनसे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है नेट में, फाइनल पीएनएल पे। कैसे वो लोग बिड आस्क को मैनेज करते हुए पोजीशन को बाय करते थे, कैसे एग्जिट करते टाइम कितना इफेक्टिवली कोशिश करते थे मैनेज करने की। तो वो जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस थे, उनसे ट्रेडिंग शुरू हो गई और उसका बड़ा बेनिफिट मिल रहा है आज तक भी। सबसे पहले तो शुरुआत करी थी हमने, एक शाम को ना, एक मैनिपुलेटर आता था, वो एफ एंड का कोई एक शेयर पकड़ता था और उसको एकदम से बहुत बाइंग करता था। तो बहुत ही मेजर बाइंग आती थी उस शेयर में। तो शुरुआत में समझ आया कि यार ऐसा कुछ होता है, तो एक उस टाइम ई सिग्नल का डेटा बाय करा, उस पे से कुछ एक सॉफ्टवेयर के ऊपर सेटिंग करी और सब समझ आया कि भैया जैसी कहीं बाइंग आती है तो वो नजर आ जाता था। तो शुरुआत का एक साल तो उसी से निकल गया कि 3:20 से बाइंग कर लेते थे और सुबह सुबह 9:15 पे या 9:20 पे एग्जिट कर लेते थे। तो वो शेयर सब जगह मिलता था, सुबह नेक्स्ट डे के रिकमेंडेशन में, टीवी में, न्यूज़पेपर में। तो सब जगह मतलब काफ़ी मैनिपुलेशन थी। कुछ दिनों बाद उस ट्रेडर के बारे में पता भी चला। अनिरुद्ध सेठी नाम से एक ट्रेडर हुआ करता था, शायद गुजरात से या बड़ौदा से कहीं से। और सेबी ने उसको बैन भी करा था, मतलब मैनिपुलेशन के लिए। तो थोड़ा थोड़ा उससे शुरुआत उसने करा दी। उसके बाद ऑप्शंस के बारे में पढ़ पढ़ के हमने शुरू कर लिया अपना। तो रॉबिन, जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, आई एम श्योर ये ओवर द इयर्स काफ़ी इवॉल्व हुआ होगा। बहुत सी नई चीज़ें आपने हम्म। ऐड करी होंगी। तो आज की डेट में आप किस टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करते हो? स्ट्रैटेजी में तो आजकल सब कुछ ही ट्रेड करते हैं हम लोग। एक तो, मतलब कुछ हमारे, मेरे साथ काफ़ी लोग कनेक्टेड हैं, जिसमें से आप भी एक हो। ठीक है, तो एक ट्रेडर हमारा, मतलब तीन ट्रेडर्स हमारे लॉन्ग ऑप्शंस करते हैं, छोटी वाली ऑप्शन, बहुत छोटी ऑप्शन, मतलब
जिसकी प्रोबेबिलिटीज होगी मतलब 95% प्रोबेबिलिटीज है या 99 कह लूँ जीरो होने की, उसके अंदर स्कैल्प करते हैं हम लोग। तो उससे बड़ा अच्छा पैसा बनता है। मतलब रिटेलर जो 5-10 पैसे की चीज़ को देखने के भी पसंद भी नहीं करता, वो सब हम लोग उस बुक से भी चलाते हैं, उसमें बहुत पैसे बनाते हैं। बाकी सिस्टम ट्रेडिंग तो सब लोग की तरह हम भी करते हैं आजकल, जो सब लोग कर रहे हैं तो हम भी बहुत टाइम से कर रहे हैं। तब सीख सीख के सब लोग, पूछ पूछ के सीख सीख के सबसे, बाकी की हेल्प ले लेके वो भी कर रहे हैं। बाकी लॉन्ग स्ट्रेडल्स भी करते हैं स्टॉक्स में। बाकी शॉर्ट्स में सारा इंडेक्स। रॉबिन, आपने आपने मेंशन करा कि आप लॉन्ग स्ट्रैडल्स करते हो। तो दिस इज समथिंग जो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि आजकल हर किसी से बात करो तो ज़्यादातर लोग शॉर्ट ऑप्शंस कर रहे हैं, एटलीस्ट द रिटेलर्स। तो लॉन्ग स्ट्रैडल्स में आपको क्या एडवांटेज रहता है? यार लॉन्ग स्ट्रेडल बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है। मतलब प्रोवाइडेड आप अगर, मतलब आपको अगर थोड़ी वैल्यूएशन करनी आती है चीज़ों की, कि देखना आता हो कौन सी चीज़ सस्ती है कौन सी महंगी है, तो लॉन्ग स्ट्रेडल बहुत ही मिनिमम रिस्क के साथ एकदम से प्रॉफिट दे सकती है, बम्पर। तो हम लोगों ने लॉन्ग स्ट्रेडल करने के कुछ अपने आप ही तरीके ढूंढ रखे हैं, अपने आप ही अपनी थीसिस बना रखी है कि ये ऐसे ऐसे मतलब स्टडी करें तो शायद सस्ता ऑप्शन समझ आएगा, कोई स्ट्रेडल कब अंडर वैल्यूड है वो समझ आएगा। लॉन्ग स्ट्रेडल में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि कभी ना, मतलब अनइवन लॉस नहीं लगता। मतलब ऐसा नहीं ना, शॉर्ट स्ट्रेडल में तो ऐसा है कि कल मार्केट नीचे खुल गई तो पिटाई हो गई बहुत ज़्यादा। मतलब राइट। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। लॉन्ग स्ट्रेडल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ हुई भी तो वो फेवर की ही होनी है। तो लॉन्ग स्ट्रेडल में बहुत एडवांटेज होती है, छोटे छोटे रिस्क होते हैं, बस थोड़ा सा मैनेजमेंट ज़्यादा हो जाती है। मतलब आप तो चाह रहे हो कुछ गड़बड़ होए। हाँ, हो जाए तो अच्छा रहता है हमारे लिए, तो मतलब अगर, बट किसी का नुकसान हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं है। रॉबिन, ऑप्शन ट्रेडर्स के दिमाग में एक एक डर होता है हमेशा, स्पेशली फॉर बायर्स, हम्म। दैट इज कि हम्म। थीटा डिके। ठीक है, तो आप जैसे लॉन्ग स्ट्रैडल्स करते हो, तो हाउ डू यू मैनेज दिस फियर या रिस्क ऑफ थीटा डिके? इसको कैसे आप कॉम्पनसेट करते हो? यार अब डिपेंड करता है कि अब रिस्क, उसको रिस्क की तरह लेते हो या मतलब एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हो। अब अगर हम लोग गाड़ियों का प्रीमियम बाय करते हैं तो उसमें भी तो रिस्क है ही ना, तो उसमें तो थीटा डीके होता ही है, पर लेते हैं ना। मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, उसमें भी थीटा डीके तो होता ही है। जो प्रीमियम डेली का उसमें डीके हो रहा है वो भी थीटा थीटा डीके ही है, वो भी प्रीमियम पे। अब आपके ऊपर है, अब उसको रिस्क मानोगे कि अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करते हो। पब्लिक, जनरल पब्लिक के देखो, हम सब लोग या आप ऑल ओवर देखोगे तो वैसे देखेंगे तो सब लोग समझदार बन के यही कहेंगे कि यार प्रीमियम बाय कर लो, इंश्योरेंस ले लो, मेडिकल का इंश्योरेंस ले लो, गाड़ी का इंश्योरेंस ले लो, घर का भी ले लो, एक्सीडेंट का भी ले लो, और सारे तरह के इंश्योरेंस ले लो। ठीक है, बट अब जब ट्रेडिंग करने आते हैं तो सबसे पहले कहते हैं ना ना, बाय तो करना ही नहीं है, इसमें तो ठीटा डीके है। तो यार जब वहां पे ठीटा डीके नहीं है तो यहाँ पे कैसे है? तो मैनेज करना आना चाहिए, बाकी तो सब कुछ होता ही है अच्छा। नाउ रॉबिन, आई एम श्योर जब आप स्ट्रैडल्स बाय कर रहे हो, देन आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो, ऐसी सिचुएशंस ढूंढ रहे हो जहां पे जो मूव है वो मोर देन एक्सपेक्टेड आए, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, तभी लॉन्ग स्ट्रैडल्स में आपको बेनिफिट होता होगा। नाउ इतने सारे स्टॉक्स हैं, करीबन 200 स्टॉक्स हैं एफ एन ओ यूनिवर्स में। तो बिल्कुल है। इन सारे स्टॉक्स में से आप कैसे ढूंढते हो कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बैठी हुई है या कहाँ पे आपके प्रोबेबिलिटीज फेवर में है? यार देखो, दो तरीके होते हैं। सबसे पहले ना, मैं स्टॉक्स की मूवमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता। मतलब अगर स्टॉक्स की मूवमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा तो मैं सबसे पहले काम क्या करूंगा, उसको लॉन्ग शॉर्ट करने का। तो मेरी अपॉर्चुनिटी ढूंढने का तरीका क्या होता है कि प्रीमियम कहाँ पे कम है। ठीक है, जब प्रीमियम कम है, मतलब कम की बात करोगे तो कम बड़े अच्छे लोगों ने बहुत अलग अलग तरह की डेफिनेशंस बना रखी है, और बहुत गंदी डेफिनेशन बना रखी है कम का मतलब। आईटीसी को कह देंगे कि उसका प्रीमियम कम है। और मतलब कंपेरेटिव होता है हर चीज़ ना, मतलब पिछले बार क्या था इस बार क्या है, उससे उससे कंपेयर ना करके ना वो कह देंगे भाई आप, हम तो इंडिया बुल्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो हर शेयर के अपने प्रीमियम है। तो जब वो कंपेरेटिवली लो आ जाते हैं ना, तो वहां ढूंढने की कोशिश करता हूं मैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि मूवमेंट ढूंढी जाए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है
कि ऐसी चीज में प्रीमियम, ऐसा प्रीमियम बाय करा जाए जहाँ पे मुझे डिके बहुत कम लगे। मतलब बहुत सस्ती इंश्योरेंस मिल रही है, वहां खरीदे जाए। और उसमें अगर मूवमेंट आ जाए तो लॉटरी। मतलब आप ऐसे ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे हो जहां पे जो प्रीमियम्स हैं वो रिलेटिवली आपको बहुत सस्ते लग रहे हैं, हम्म। एंड आपको लगता है कि यार वो चीज़ इतनी सस्ती है तो उसमें मूव आता भी है तो आपको बेनिफिट ही होना है क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम्स उसको कवर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। चीजें ना मोमेंटरली बहुत नीचे भी आ जाती हैं, बेडास का स्प्रेड है, पब्लिक की पार्टिसिपेशन है। ठीक है, तो मोमेंटरली प्रीमियम ना कई बार बहुत नीचे आ जाते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड लो आ जाते हैं। और बाइंग करते टाइम सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि डाउन साइड प्रोटेक्टेड है। मतलब एक दिन में प्रीमियम है, प्रीमियम की तरह ही टूटेगा, प्राइस की तरह नहीं टूटेगा। तो यस। तो बाइंग करते टाइम या सेलिंग करते टाइम ना पोजीशन को, बाइंग करते टाइम खासकर पोजीशन में एंट्री लेते टाइम कभी भी ना पैनिक नहीं करना पड़ता कि यार एकदम से प्राइस भाग जाएगा या कुछ हो जाएगा। वैसा होता ही नहीं, धीरे धीरे चलता है। प्रीमियम तो धीरे धीरे चलता है, राइट। प्राइस बहुत तेज भागता है। ठीक है। तो जब आप कॉल और पुट दोनों चीजें बाय कर रहे हो एक ही स्ट्राइक की है, वो भी एट द मनी की, तो वो वाला इशू खत्म हो जाता है। तो एंट्री बड़े आराम से हो सकती है, एग्जिट करते टाइम भी बड़े आराम से करा जा सकता है। तो जो शैतानी है ना लोगों की, जो एकदम से भाग जाती है प्राइस, एकदम से मिस हो गई अपॉर्चुनिटी, उसके चांसेस कम हो जाते हैं काफी। और रॉबिन, आपने कहा कि आप देखते हो कि प्रीमियम्स रिलेटिवली सस्ते हैं या महंगे हैं। अब रिलेटिवली हर एक के लिए एक डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है, तो आप कैसे असर्टेन करते हो, कैसे ढूंढते हो कि प्रीमियम्स कहाँ पे कम हैं या कहाँ पे ज़्यादा हैं? तो यार अर्जुन, इसके लिए ना एक मेथड बना रखा है मैंने। तो मैं क्या करता हूँ उसमें ना, पिछले 3 महीने का डेटा रखता हूँ अपने पास। ठीक है। और जो भी प्रीमियम चल रहा है, इसको वीक वाइज कंपेयर करता हूँ रादर देन डे वाइज। ठीक है। ओके। तो जब, और वीक टू एक्सपायरी यूज करता हूँ रादर देन कि फर्स्ट वीक सेकंड वीक बोलने से ना। तो जब समझ लो 4 वीक टू एक्सपायरी है, और पिछले 3 महीने में किसी शेयर का प्रीमियम अगर हर बार, मतलब परसेंटेज के टर्म्स में ले लेते हैं, कि अगर 6% से लेके 5.5% के बीच में मूव रहा है हमेशा पिछले 3 महीने ना, मतलब कोई महीना 6.5 से 5.5 रहा है, किसी में 6 से 5.5 रहा है। तो ये और जो आप इस साढ़े महीने, छः परसेंट परसेंट सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, 6.5% जो बोल रहे हो, ये परसेंट स्ट्रैडल की है? स्ट्रैडल कितनी कवरेज दे रहा है? हाँ स्ट्रैडल की कवरेज, की स्ट्रैडल मतलब कितना। यानी कि अगर आपका स्टॉक 100 रुपए का है और स्ट्रैडल 10 का है तो कवरेज 10% हो गई। बिल्कुल, जोड़ा बोलते हैं ज्यादातर लोग इसको ना, जोड़ा। कि कॉल और पुट का जोड़ा कितने में है। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग ये समझ लो कि पिछली बार ये जोड़ा कितने में था, या उससे पिछले महीने कितने में था, 2-3 महीने के जोड़े के रेट के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है। अब आप 200 शेयर्स के जोड़े को कंपेयर करोगे उसके पिछले वीक के मिनिमम के साथ। ठीक है। तो उससे आपको समझ आ जाएगी कौन सी चीज रिलेटिवली महंगी और रिलेटिवली सस्ती है। ठीक है। तो वो चीज जब रिलेटिवली सस्ती होती है ना, तो उसमें हमारी डाउनसाइड बहुत ही कम हो जाती है। तो समझ लो कि अगर कोई स्ट्रैडल 6 से 5% के बीच में रहती है हमेशा, मतलब पिछले 3 महीने से 4 वीक टू एक्सपायरी में वो 6 से 5% के बीच में रहती है। ठीक है। और इस बार वो महीने के शुरुआत में ही अगर 5% या 4.8 4.9% में मिल रही है, तो अगले 4-5 दिन उस पोजीशन को रखने के बाद भी कुछ नुकसान नहीं होना है। मतलब मैक्सिमम वो 4.9 से ज्यादा 4.8 या 4.7 ही हो सकती है, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकती। तो एक हफ्ते के लिए आप पोजीशन में बाय करके बैठ सकते हो, और उसमें आपको जाने के लिए बहुत कम है, सबसे बड़ी बात। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अपना डाउन साइड की तैयारी कर ली जाए, रादर देन कि अपसाइड की चिंता करें। तो अगर उस टाइम मूव आ जाता है, तो वो अपने आप ही 6-7% पे बिकने लग जाती है, 7-8% पे पहुंच जाती है। और जो मूव आने की वजह से जो उसका गामा का प्रॉफिट आता है, वो भी बहुत अच्छा आता है। रॉबिन, क्या ऐसा भी है कि जो सस्ते प्रीमियम्स होते हैं या जब लो आईवी इन्वायरमेंट रहता है तो आपका जो मूवमेंट है अंडरलाइन में वो भी कम हो जाती है? जब आप रिलेटिवली देख रहे हो कि एक एक स्टॉक के प्रीमियम्स कम चल रहे हैं कंपैरेटिव टू पिछले 2 या 3 महीने, तो क्या ऐसा भी है हम्म। कि उसमें मूव आने का ही चांस कम हो चुका है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जब जब प्रीमियम बहुत ही कम चल रहे होते हैं ना, मैंने तो यही ऑब्जर्व करा, तब ज्यादा मूवमेंट आ जाती है उसमें। क्योंकि उस टाइम जब 3% का मूव भी आता है ना, तो वो उसके लिए उस टाइम प्रीमियम बहुत अच्छे भाग जाते हैं।
और जनरल जब अगर वो महंगा चल रहा है तो 3% के मूव के बाद भी स्टार्टर लॉस ही दे रहा होता है। तो वो थोड़ा सा आप कहाँ पे बाइंग कर रहे हैं ना उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये जो बाइंग करने का जो तरीका है ये हमने बना रखा है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इसके बारे में ना यस। कि कैसे चीज़ें ढूंढी जाती है और कैसे उसकी बाइंग करी जाती है। तो शायद आपके व्यूअर्स को थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी। आई एम श्योर व्यूअर्स को और मुझे भी बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी मिलेगी देख के किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो। तो 1 मिनट दो मुझे, मैं एक्सेल अपनी ओपन करता हूँ। तो ये हमारी एक शीट है अर्जुन। तो इसमें यहाँ पे हम लोग ने देखो, ये ना मैंने इसमें सितंबर की एक्सपायरी ये है, ठीक है, वीक वाइज डाला हुआ है। अब ये मत बोलना कि ऊपर वाली एक्सपायरी खाली क्यों है। हर 3 महीने के बाद एक मंथ आता है जिसमें 5 वीक की एक्सपायरी होती है। Sorry, ठीक है। तो ये 3 महीने के ठीक है। डेटा है, ठीक है। तो इसको यूज करके हम लोग ये एक टैब के अंदर परसेंटेज कवरेज लिखी है, तो इसको यूज करके हम लोग रॉबिन, डिफाइन करते हैं। एक बारी आप वॉक थ्रू कर दोगे फॉर द व्यूअर्स ऑल्सो कि ये कॉलम्स हैं क्या क्या और कैसे स्ट्रक्चर्ड है फाइल। ठीक है। इसमें एक तो सिंबल नेम है, ये तो सबसे पहले तो। उसके बाद उसके फ्यूचर का क्लोज है कि उस दिन फ्यूचर क्या क्लोज हुआ था, ठीक है। तो ये उस स्ट्राइक दिन प्राइस। मतलब ये लेफ्ट में मैं देख पा रहा हूँ डीटीई मतलब जो भी सितंबर की एक्सपायरी रही होगी। इसमें सप- हम लोग मैंने बताया ना आपको कि हम लोग देखते हैं हाउ मेनी डेज टू एक्सपायरी, वीक टू एक्सपायरी। ठीक है। तो ये डेज टू एक्सपायरी के हिसाब से मैंने डाल दिया रादर देन कोई डेट पर्टिकुलरली डिफाइन करके ना। डेट मतलब थोड़ा तीस कंफ्यूजिंग हो दिन जाता है तीस इससे। दिन या जैसे 24 दिन एक्सपायरी के थे तो सितंबर में ये रेट था स्ट्रैडल का 2300 स्ट्राइक का। बिल्कुल और अगले बिल्कुल। महीने अक्टूबर में स्ट्राइक हो गई 2320 और उसका अपने स्ट्रैडल का प्रीमियम डाला हुआ है और परसेंटेज कवरेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड है। तो ठीक नंबर है। ऑफ डेज से यूज कर लेते हैं, तो ठीक है। उससे ज़्यादा थोड़ा सा ना जर्नलाइज हो जाती है चीज़ें। रादर ठीक देन है। डेट लेने से वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है मेरे को, शायद किसी और को ना लगे। ठीक है। ठीक है। तो इसमें जब हमने लिया है ना देखो, डेज टू एक्सपायरी लिया है, जैसे अगर हम लोग नवंबर में आते हैं तो नवंबर शुरू होते ही जब हुआ स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये 5.7% में मिल रहा था 24 डेज टू एक्सपायरी में। और और इससे ये पहले वाला। 5.7 आपका निकला है 137 यानी कि प्रीमियम हाँ, कॉल डिवाइडेड प्लस पुट। बाय फ्यूचर क्लोज। हाँ बिल्कुल। कॉल प्लस ठीक पुट है। मिला के जोड़े का रेट था 137 रुपये 40 पैसे। ठीक है। ठीक है। और लास्ट मंथ में देखोगे, इससे प्रीवियस मंथ में, तब तो चलो मैं मानता हूँ कि अक्टूबर में थोड़ा सा सीमेंट में मूवमेंट ज़्यादा थी, तो उस टाइम फोर्थ वीक में प्रीमियम हमेशा 8% से ऊपर ही रहे हैं। ठीक उससे है। पहले वाले महीने में देखोगे तो 5.6% लो लगा है और उसके बाद तेज हो गए थे। ठीक। तो ठीक है। इस बार अगर महीने वीक के शुरुआत में ही 5.7 मिल रहा है, तो मैं इसको कहूंगा ये कंपेरेटिवली लो मिल रहा है, मतलब सस्ते मिल रहे हैं काफी। ठीक। तो आप देखोगे 2400 रुपये की स्ट्राइक, 2405 उसका क्लोज हुआ था उस दिन। हम्म। तो 2400 रुपये की स्ट्राइक 5.7% पे मिल रही है। ठीक ठीक। है। अगर मैं उसको 2400 की स्ट्राइक को अगर बाय करता हूँ, तो मेरे को सबसे पहले ये डिफाइन है कि मेरी डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, बहुत कम होनी है। मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5.3 5.7, मतलब 5.5 से नीचे की एक्सपेक्ट नहीं करता कि प्रीमियम हो जाएगा, क्योंकि अभी तो 4 वीक और भी बचे हुए हैं ना एक्सपायरी में। राइट। तो डाउन साइड में मेरे पास शायद ज़्यादा से ज़्यादा 0.2 0.3% लूज करने को है। ठीक है। ठीक है। तो मेरा फर्स्ट फोकस रहता है कि मेरे पास लूज करने के लिए क्या है रादर देन कि मेरे को आने के लिए क्या है। ठीक है। राइट। उसके बाद आप देखो इसमें 2440, 2400 से 2440 आ गया नेक्स्ट डे में, मतलब ये 35 रुपीज का मूव इसने दे दिया नेक्स्ट डे। ठीक है। ठीक है। तो 2400 वाली जो प्रीमियम थे, स्ट्रैडल थे, वो तो अपने आप ही बढ़ जाएंगे, 2440 जाएगा तो। उससे 3 4 दिन के अंदर तो खैर ये 2500 ही हो गया, ये अनएक्सपेक्टेड मूव हो गया था। तो हम्म। ये शुरुआत में कह रहे हैं 137 रुपये तो पूरे महीने का प्रीमियम थे, पर ये एक वीक के अंदर ही 100 रुपये चल गए यहाँ से। ठीक है। ठीक है। तो ये वाली स्ट्रैडल जो 137 रुपये थी, ये अपने आप ही 160 165 रुपये तो आराम से हो गई होगी।
राइट। ठीक है, तो आपको इसमें पैसे बन जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि सस्ता ढूंढना। ठीक है, तो ये एक मैंने स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाया हुआ है। तो इसमें रॉबिन, मैं ढूंढ जितना ढूंढ के ना। मैं समझ पाया हूँ, आप हम्म। नवंबर की एक्सपायरी फॉर एग्जांपल करंट मंथ में पिछले 2 महीनों हम्म। को देख रहे हो, यानी कि सितंबर और अक्टूबर एक्सपायरी फॉर नवंबर। एंड बिल्कुल। आपने परसेंटेज कवरेज देखा कि पिछले 2 महीनों में उतने ही हम्म। डीटीई, मतलब उतने ही दिन जब एक्सपायरी में बचे थे उस हफ्ते में, वीक 4 में 4 हफ्ते हम्म। एक्सपायरी से पहले क्या कवरेज हम्म। चल रही थी। अगर अगर वो आपका बिल्कुल। सस्ता चल रहा है कंपेयर टू दैट, तो आपको वहां पे एक बाइंग हम्म। अपॉर्चुनिटी दिखती है। बिल्कुल। सस्ता मैं कह सकता हूँ कि ना, कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ ही सस्ता मिल रहा है। ठीक है, तो उसमें सबसे अच्छा तरीका होता है कि ढूंढना कि सबसे सस्ता कौन मिल रहा है। ठीक है। मतलब हर बार का एक लो ले लिया और उसके लो के साथ कंपेयर कर लिया, तो जो सबसे ज्यादा सस्ता मिल रहा है ना, वहां पे फोकस करते हैं। ठीक है। क्योंकि वॉल्टिलिटी मतलब शेयरों के जो स्टैडल के भाव है, वो इंडेक्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं। अगर पूरी मार्केट ही सस्ती है तो फिर वो भी सस्ता ही होगा। तो जो कोई भी अबनॉर्मल बिहेव कर रहा है ना, अनएक्सपेक्टेड लो आ गया बिना बात के, तो कई बार कारण भी होते हैं कि उसकी मर्जर आ गया, कुछ भी आ गया, या इस टाइप की कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं। राइट। बट अगर वो सब कुछ कारण नहीं है और ऐसा कोई रीजन तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे बाइंग करना बहुत अच्छा होता है। ये सब जो पॉइंट्स होते हैं ना बाइंग करने के, यहाँ पे अच्छा होता है। तो देखो ये 2400 से 2500 आ गया है, उसके बाद भी 5.2% पे मिल रहा है। ठीक ठीक है। है, नेक्स्ट डे 5% पे मिलने लगा। ठीक है। तो आप इससे प्रीवियस मंथ देखोगे तो ये तो मतलब 6% से नीचे कभी भी नहीं मिला ये। और उससे पीछे देखोगे तो 7% से नीचे भी नहीं मिला था, जब 3 वीक टू एक्सपायरी थे। तो ठीक ये है। अभी भी सस्ता है। इसको सस्ता क्यों चल रहा है, इसका कोई कारण नहीं होता, बट हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। तो ये 2500 से अगले दिन ही, 2 दिन में फिर 2400 आ गया। तो फिर ₹125 जो वो पूरे वीक के लिए, पूरे मतलब मंथ के लिए बोल रहा था, फिर एक एक हफ्ते के अंदर ही चाल आ गई। तो ऐसे कर राइट। करके कुछ लोग काम कर सकते हो आप। मतलब इसमें गामा स्कैल्पिंग भी करते हैं कुछ लोग। ओके। मैं जनरली गामा स्कैल्पिंग प्रेफर नहीं करता ज़्यादा। मैं तो एक ही बार पोजीशन लेके एक ही बार काटने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। रॉबिन, आपकी जैसे एंट्री आपने कर ली इसमें, आपने हम्म। वीक 4 में पहले दिन देखा कि 2405 रुपए का, और ये जो प्रीमियम्स हैं ये डे एंड है आई एज्यूम, राइट? हाँ बिल्कुल। तो ये आपने 2400 पे 137 रुपए का बाय करा। एक बार अगर उस सेल पे चले जाएं हम, जिस सेल की बात कर रहा हूँ मैं, 137.4 ऊपर आपने यहाँ बिल्कुल। बाय कर लिया। ठीक है। अब आप हम्म। बाय करके कॉल और पुट को छोड़ दोगे, आपको नहीं पता मूवमेंट कहाँ पे आनी है। आप कह रहे हो कि मूवमेंट आएगी किसी भी डायरेक्शन में, और जितना ये प्रीमियम्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा आने वाली है। तो ऐसे में हाँ मतलब आप पहली चीज कि कहाँ पे अपना एग्जिट पॉइंट रखते हो, मतलब स्टॉप लॉस आपका किस तरीके से होता है इसमें? इसमें स्टॉप लॉस के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो यार, हम लोग ना प्रीमियम बाय कर रहे हैं। अब प्रीमियम तो आराम से एग्जिट कर सकते हो, ऐसा कोई पिन पॉइंट नहीं होता कि इसी पॉइंट पे एग्जिट करना है। कि जिस पॉइंट पे ये लगने लगे कि प्रीमियम बढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा, हम्म। ठीक है, वहां एग्जिट करते हैं। या फिर ऐसा लगने लगे कि प्रीमियम टूट गए हैं, जैसे अगर आप कहो कि यार अनएक्सपेक्टेडली ये 5.5 से एकदम से 4% दिखा जाए, मतलब इसी वीक के एंड में ये 4 तक आ जाए। वैसे तो ऐसा आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, पर अगर ये आ जाता है तो उसमें एग्जिट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर तो और ज्यादा सस्ता हो गया। ठीक है, तो फिर हम लोग को दिखता है कि हमारे पास ना अभी और 2 हफ्ते, मतलब 10 दिन या 5 दिन और रख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन में बैठे रहें तो कोई दिक्कत नहीं होगी अपने को। तो वहां से जब भी प्रीमियम, शायद ऐसा हो सकता है कि अगले हफ्ते तक भी मूवमेंट ना आए, ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि ये अपने फेयर प्राइस के आसपास चल रहा है अभी भी। तब एग्जिट करते हैं, रादर देन कोई एक पिन पॉइंट लेके एग्जिट करना। मतलब एक हार्ड कोई मतलब स्टॉप लॉस आपका नहीं है, बट आपको जब रिलेटिवली लगने लग जाए कि इसमें या तो प्रीमियम्स अब नॉर्मल हो गए हैं या मूवमेंट का स्कोप नहीं है, देन यू प्रॉब्ली एग्जिट। प्रीमियम नॉर्मल हो गए हैं, उसी पे ज्यादा फोकस रहता है, मूवमेंट का स्कोप पे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश नहीं करते। ठीक मतलब है। जजमेंट उस चीज पे नहीं करते। क्योंकि ओके। मल्टीपल जजमेंट में तो मतलब काम करना बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है। एंड रॉबिन, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि जैसे ये तो एग्जिट का रहा, ना व्हाट अबाउट हम्म। प्रॉफिट्स? अगर आपके फेवर में आने लग जाता है, जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ 2400 से अगले दिन 2440 आ गया, एंड बढ़ते बढ़ते हम्म। 2500 हो गया,
तो आप कैसे हाँ। इसमें अपनी एग्जिट्स डिफाइन करते हो? क्या आप स्ट्रैडल्स को भी रोल करते हो स्ट्राइक के साथ? नहीं नहीं, स्ट्रैडल को रोल करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहता। मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि जितना ज़्यादा ट्रेंड कैप्चर हो जाए हो जाए। ठीक है। ठीक बट है। एग्जिट करने का कोई ऐसा रूल डिफाइन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब कोई डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी ऐसा लगने लगता है कि प्रीमियम राइज हो जाए एट द मनी के, जैसे कि देखो इस वाले सेक्शन में ना एट द मनी के प्रीमियम राइज नहीं हुए कभी भी इस ठीक मूव है। के अंदर। तो जब तक एट द मनी के प्रीमियम राइज नहीं हो रहे तब तक एग्जिट करने का कोई वो नहीं लगता, मतलब इच्छा ही नहीं होती। कई बार क्या होगा, ऐसा मूव आएगा और ये ना प्रीमियम भी यहाँ से एट द मनी 6, 6.5, 7% हो जाएगा। राइट। तो उस टाइम एग्जिट करना बनता है रादर देन कि कभी भी एग्जिट करना। ओके। तो इन बिटवीन हम लोग कभी कभी गामा स्कैल्प कर लेते हैं। मेजरली नहीं करता मैं, बट हाँ कर सकते हैं उसको। तो गामा यहाँ पे स्कैल्प जैसे करके अपनी आपका पोजीशन को छोटा कर सकते हैं। 2400 से 2500 आया, एंड वो 2500 से हम्म वापस 2400 आया, तो हम्म। इसमें अगर किसी ने होल्ड करके रखा हो एंड तक, तो वो 137 की चीज वापस 105 हो जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसे अगर में व्हाट डू यू डू? नहीं नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने प्रॉफिट को भी धीरे धीरे बुक करते रहते हैं जब इतना ज़्यादा एग्जिट हो जाता है ना। अब इसमें क्या होता है, जब थोड़ा सा 5 दिन भी हो गए हैं, 3 4 दिन 5 दिन हो गए हैं और मूव आ चुका है, तो उसमें हमारी पोजीशन न्यूट्रल तो है नहीं, डेल्टा न्यूट्रल। तो वो गामा स्कैल्प करने की कोशिश करते हैं या फिर पूरी तरह से एग्जिट कर लेते हैं। मैं तो जनरली करता हूँ कि ना और दूर की ऑप्शन है और प्लस कर लेता हूँ। तो उससे थोड़ा सा दूसरा तरीका होता है। बट अभी आपके व्यूअर्स को मत बताओ वो सब चीज़ें ना, क्योंकि अगर सब कुछ पहले वो सब करने लगेंगे तो फंस जाएंगे ज़्यादा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए अगर कोई इसको फॉलो करेगा ना, कि सस्ता ढूंढे, बाय करे और पेशेंस रखे। ठीक अपने है। लॉसेस डिफाइन कर ले कि हाँ भाई मेरे को 1% का लॉस लग सकता है, 1.5% का मैक्सिमम लॉस लग सकता है। ठीक है। मैं 137 रुपये की चीज़ खरीद रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी 105 आएगी 2 हफ्ते बाद। हम्म। ठीक ठीक है है। ना, इतना मूव करने के बाद घूम फिर के भी 105 ही आई है 2 हफ्ते बाद। तो ठीक है। इतना पेशेंस तो रखना पड़ेगा कि 20 25 रुपए के लिए हम लोग खरीद रहे हैं, मतलब 2 हफ्ते पोजीशन रख रहे हैं और प्रीमियम 25 रुपये ही जा रहा है। ओके। तो कोई भी, तो इनसे अच्छी प्रीमियम पॉलिसीज नहीं होती है। तो अगर राइट। आप सस्ती ढूंढ पा रहे हैं कहीं पे, तो उसके बाद ये सब रोक पाना कोई बड़ा मेजर काम नहीं होता है। और जब ये 2500 2400 से 2500 गई है, तो ये 137 वाली चीज 165 70 भी हो जाती है आराम से। ठीक है। ठीक है ना, तो जब अगर आपको इसमें 35 रुपये मिल सकते हैं एक दिन, मतलब 3 4 दिन 5 दिन में, और 3 हफ्ते रखने के बाद भी, 2 हफ्ते रखने के बाद भी आपको 35 रुपये ही मैक्सिमम लग सकते हैं, तो इनसे अच्छी क्या बात होगी। एक हफ्ता बहुत बड़ा होता है किसी चीज में, अगर बड़ा मूव आ जाए, हम्म। 10% का मूव आ जाता, 250 रुपये चल जाती है, तो कितने पैसे आ जाते हैं। और यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही कम हो जाता है। राइट। सो मतलब आपका कहना है कि मतलब रिस्क जैसे कम हो जैसे जाता है, मूव रिवॉर्ड तो पूरा ही होता है। मूव आता जाए जैसे जैसे आपके फेवर में, तो आप धीरे धीरे पार्शियली अपनी पोजीशंस को बुक करते रहते हो। हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें थोड़ा थोड़ा बुक करना कोशिश करते हैं, करना रॉबिन, ये चाहिए तो और रही थोड़ा थोड़ा। एक स्टॉक की बात, एसीसी। अब हम्म। अपने पास तो है 200 स्टॉक। तो आप कैसे निकालते हो उसमें से कि कहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी बैठी हुई है? बिल्कुल, मतलब इतने सारे शेयरों में से एसी से तक कैसे पहुंचना है उसकी बात कर रहे हैं आप। यस। तो उसके लिए भी मतलब जैसे जो मैंने आपको बताया ना कि वीक का प्रीमियम मिनिमम जो हमने नोट कर लिया, जैसे इस वीक में 5.6 है, कलर्ड करा हुआ है ना मैंने ये। यस, ये जो तो पहले तो लाल रंग है, ये है क्या लाल रंग? हाँ, ये मिनिमम है वीक का। ठीक है। ठीक है, तो ये जैसे उस इसका हफ्ते मतलब मिनिमम 5.6 है। परसेंटेज कवरेज क्या रही है? बिल्कुल, इसमें 7.1 रही है, इसमें 4.3 रही है यहाँ पे। ठीक है। तो ये मिनिमम कवरेज लिखी हुई है मैंने, मतलब वो करी हुई है, प्रिंट करी हुई है अलग से कलर से। ठीक है। तो मैंने ना ये मिनिमम कवरेज को यूज़ करा है हर एक उसमें। तो ये एक थोड़ी सी शीट मैंने यूज़ करी हुई है, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है। अब इसमें हर हफ्ते का ये मिनिमम रेट डला हुआ है यहाँ पे। ठीक है। और इसके अंदर भी कलरिंग कर रखी है कि ये जो 3 मंथ है, इसका जो मिनिमम है उस पर भी कलरिंग करी हुई है। ठीक है। और रॉबिन, एक आज बार के प्रीम प्लीज आप इस शीट को रन थ्रू कर दोगे? स्टॉक्स, ये जो कॉलम्स हैं ये क्या क्या हैं और कैसे ये शीट काम कर रही है? चलो मैं बताता हूँ आपको। सबसे फर्स्ट कॉलम के अंदर तो सारे शेयर्स हैं।
ठीक है। जितने भी आपके एफ एंड यूनिवर्स में है ना, वो सारे शेयर्स लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है। सेकंड में डेट है कि किस दिन का प्रीमियम है ये, और ये उस दिन का प्रीमियम है इन परसेंटेज टर्म। तो ये 7 नवंबर की क्लोजिंग पे ये स्ट्रैडल की परसेंटेज कवरेज थी। हाँ, तो ये 7 नवंबर के हिसाब से होता है कि 3 वीक टू एक्सपायरी बचे हैं। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद जो कॉलम है उसमें क्या करते हैं, सितंबर में जब 3 वीक टू एक्सपायरी में जो लोएस्ट प्राइस था ना, लोएस्ट कवरेज थी, वो है। ठीक है। फिर ठीक है। अक्टूबर में जो लोएस्ट कवरेज थी वो, फिर नवंबर की लोएस्ट कवरेज वो। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी डेट डालता हूँ, जैसे ना 8 नवंबर 2022। ओह, छुट्टी थी शायद। नौ 1 नवंबर डाल नवंबर देते हैं स्टार्टिंग। चलो 1 नवंबर डाल देते हैं, 1 नवंबर 2022। ठीक है, तो ये 4 वीक टू एक्सपायरी है। ठीक है। ओके। उस दिन की स्टैडल का कवरेज आ गया। और हम्म। 4 वीक टू एक्सपायरी में मिनिमम, सितंबर में क्या था, अक्टूबर में क्या था, नवंबर तो खैर उस टाइम शुरू नहीं हुआ होगा, बट वो आ गया। ठीक है। ठीक है। अब इसको हम तीनों वीक के लो के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है। ठीक है। ये जो कॉलम है ना, इन तीनों के मिनिमम का, तीनों वीक के तीनों उसमें मंथ के मिनिमम का लेके उसको इससे माइनस कर देते हैं आज की स्टैडल प्राइस से। ठीक है। और जो सबसे कम आ रहा है उसको यूज करते हैं। तो इसमें एक 2.4 की वैल्यू आ रही है, मतलब शुरू के मतलब चार जो पांच वैल्यू है ना। रॉबिन समझाऊं कि आपने स्ट्रैडल परसेंटेज कवरेज, आप एक डेट डालते हो। फॉर एग्जांपल जो भी डेट हम्म। आप डालो, या आपका डेटाबेस बना हुआ है, तो उस डेट में हाँ आपका बिल्कुल। स्ट्रैडल परसेंटेज कवरेज आ जाती है हर स्टॉक की। उसके बाद ये आ जाता है हम्म। कि अभी कितने हफ्ते बचे हैं एक्सपायरी में। बिल्कुल। ठीक है। और आपका जो सितंबर और अक्टूबर में 4 वीक्स टू हम्म। एक्सपायरी जब बचे थे, तो मिनिमम कवरेज क्या थी? बिल्कुल। तो इनमें से हम लोग ना, ये सारे जो है ना सबसे चीपेस्ट चल रहे हैं तो ये प्रीवियस के ये अब हिसाब से। आपने क्या किया है, ये आपने जैसे एसीसी में देखूं, तो एसीसी में हम्म। आपने स्ट्रैडल कवरेज जो 5.2 है हाँ। आज की, उसको आपने देखा हम्म। सितंबर और अक्टूबर से। सितंबर के चौथे हफ्ते में स्ट्रैडल 4.5 6% गया है, और 8% गया है अक्टूबर में। बिल्कुल। तो आपने मतलब निकाला कि ये अभी सितंबर का जो रेट है उससे भी कम चल रहा है। बिल्कुल। ठीक है। तो हम लोग इसी को यूज कर करके ना, मतलब यहाँ से उस वाले शेयर पे पहुंचते हैं। तो जैसे इसमें बजाज फिनसर्व है सेकंड नंबर पे, तो इसको चेक कर लेते हैं चलो। वैसे तो जी भी है काफी नीचे तक, पर जी को छोड़ते हैं, कुछ एबनॉर्मल सा नजर आ रहा है मुझे ये। मतलब बजाज फिनसर्व पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम लोग। ठीक है। ठीक है। यहाँ से बजाज फिनसर्व लिया हमने, एक मतलब आपने नवंबर यहाँ का से डेट पहले सेट करें। सस्ते स्टॉक्स की एक लिस्ट निकाल ली जो अपने प्रीवियस 2 मंथ से कम चल रहे हैं आज की डेट में। हम्म। हाँ बिल्कुल। और इसके डेटा में कुछ प्रॉब्लम है शायद। एक मिनट रुको। अच्छा, ये फर्स्ट वीक का डेटा है नहीं मेरे पास इसमें शायद। कोई नहीं, दूसरा स्टॉक ले लेते हैं। टाटा कंज्यूमर ले लेते हैं। आई थिंक बजाज में भी जो मैं देख पा रहा था, मूव अच्छा आया है शायद। मे बी, बट शायद। 1800 से टाटा स्टॉक साढ़े कंज्यूमर। 1600। ठीक है। कोई नहीं, टाटा कंज्यूमर लेते हैं हम लोग। तो आप देखो टाटा कंज्यूमर 24 तारीख को, फर्स्ट वीक हमने 4 वीक लिया है ना। हम्म। एक बार देख लेता हूँ मैं। अच्छा, 1 नवंबर ही ली है, 4 वीक टू एक्सपायरी। ठीक है। तो 4 वीक टू एक्सपायरी में ये 4.7% में मिल रहा था। ठीक है। ठीक है। और 770 की स्ट्राइक थी। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हो कि आपकी जो डिके आएगा वो बहुत कम आना है। हम्म। ठीक है। बट ये शेयर मूव ही नहीं करा पूरा, ये ऐसे ही खड़ा रहा। तो यस। आपको 0.6% तक का लॉस लग गया इसमें, ठीक है। ठीक क्योंकि है। ये खड़ा ही रहा। तो 36 राइट। वाली स्ट्रैडल आपकी 31 32 रुपये आ गई। ठीक है। ठीक है। तो इस टाइप की ना, देखो आपको डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, आपको पता चल जाता है कि आपका जा क्या सकता है। हम्म। सबसे पहली बात बस वही है कि कितना आएगा, उससे ज्यादा जरूरी है कि कितना जाएगा। हम्म। आने को तो जब उसमें मूवमेंट आएगी तो अपने आप ही पैसे दे जाएगा वो बहुत सारे। कभी कभी शेयर होगा आपके पास ही और 10% की मूव दे जाएगा, करेक्ट। और इतने पैसे बन जाएंगे, मतलब कि आपने जो इस टाइप की जो 6 6 0.5 0.4 या 0.1% का जो लॉस दे रहे हैं ना आप, 1% का, वो एक ही 10 में से एक शेयर आएगा, वो आपको सारे पैसे पूरे दे जाएगा।
करेक्ट। तो ये अच्छा है, एक एग्जांपल हमने ऐसा भी देख लिया कहाँ पे स्ट्रैडल बाय करने के बाद स्टॉक नहीं चला, बट एज आपने कहा कि उसमें लॉस बहुत छोटा है। जहाँ की शॉर्ट स्ट्रैडल्स में लॉसेस बड़े बड़े हो जाते हैं, यहाँ पे आपके पूरे हम्म। हफ्ते में 5 पॉइंट लगे, हफ्ता रखने के बाद उसको। बिल्कुल। ठीक नेक्स्ट है। ईयर देखते हैं, अब ये देखते हैं कौन सा था। ओहो, ये क्या कॉपी कर लिया मैंने। नहीं, फॉर्मूला कॉपी हो गया। माइंड ट्री देखते हैं। ये माइंड ट्री। ठीक है। अब ये देखिए, 1 नवंबर को 4 वीक टू एक्सपायरी में लास्ट टाइम ये 8.2% गया था मैक्सिमम लोएस्ट। यहाँ ठीक पे है। 7.7% लोएस्ट गया था। और ओके। ये वीक के शुरुआत में ही मिल रहा है 6.6% पे। ओके। ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि डाउन साइड बहुत कम होनी चाहिए, हम्म। क्योंकि ये पहले ही अपने लो से भी बहुत नीचे मिल रहा है। मतलब 7.7% का इसका लो था, हम्म। ये उससे भी 1% से ज्यादा नीचे मिल रहा है, मतलब 1% नीचे मिल रहा है। ठीक ओके। है। तो आप अगर इसको बाय करते हैं तो देखो, 3420 रुपये उसका रेट था, 3400 उसकी एट द मनी थी। हम्म। वो नेक्स्ट डे 3500 भी हो गया। तो 224 रुपये वो कह रहा था कि पूरे महीने में मूव करेगा, और नेक्स्ट डे 100 रुपये मूव कर रहा है, तो आपको पैसे वैसे ही आ जाएंगे इसमें, इन सब चीज़ों में। बट प्रीमियम फिर भी नहीं बढ़े हैं। तो आप यहाँ पे 3500 में भी बाय कर सकते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा होल्ड करके सकते हैं। तो ओके। अगर 6.3 में भी अगर आप बाय करते हो, तो भी आधा हम्म। परसेंट का ही प्रोटेक्शन है। मतलब आधा परसेंट का ही लॉस लगने है अगले 3-4 दिन, 5 दिन करेक्ट। रखने में। तो एक हफ्ते बाद भी आपको 1% का ही लॉस लग रहा है, तो 6-7 दिन के लिए आप किसी चीज़ को बाय कर रहे हो, हम्म। और लेस देन 1% लग रहा है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। कभी भी एक बड़ा मूव आएगा और आपको पैसे दे जाएगा बहुत अच्छे। तो मतलब यहाँ इसमें पे देखो जैसे, रॉबिन, आपका विन रेट करीबन क्या रहता है? विन रेट थोड़ा कम रहता है। देखो इसको अगर आप चेक करोगे ना, तो सस्ता ही है, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। देखो यहाँ पे इसने 3500 से 200 रुपये का मूव एक ही दिन में दे दिया। करेक्ट। तो अगर थोड़ी सी जजमेंट आप करते हो कि हम, मैं बैठा हूँ जी, सुबह एकदम से चाल दे देते कोई, सुबह सुबह ओपन करते ही एकदम से कोई मूव आता है ना, और वो मुझे पता है उसकी स्ट्रैडल पहले से सस्ती भी मिल रही है, तो फटाक से एंट्री कर जाओ उसमें। जो ठीक है। मेरा तरीका यही है। मैं सस्ता देखने साथ साथ नेक्स्ट उसका इंतजार करता रहता हूँ, जैसे ही उसमें मूवमेंट आने लगती है मैं उसमें एंट्री कर लेता हूँ। फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की जैसी मूव आती है ना, उसके बाद मैं उसमें एंट्री करने की कोशिश करता हूँ, मेजरली। ओके। तो उसका इंतजार करते रहो, वॉल्टिलिटी को 16.2 से डिवाइड कर दो, आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है। मतलब वॉल्टिलिटी को आप सीधा सीधा 16 से डिवाइड कर दो। ठीक है। अगर इसकी वॉल्टिलिटी अगर उस टाइम आई भी चल रही है, समझ लो 30 की, तो आप इंतजार करते रहो जब तक उसमें 1.5-2% का मूव नहीं आएगा ना, तब तक बैठने की जरूरत, तब तक इंतजार कर लो, उसके बाद बाइंग करके बैठ जाओ उसमें। तो उसके बाद जाने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ आने आने के लिए ही होता है। तो रॉबिन मतलब आप ऐसी स्क्रीनिंग अपनी करके रखते हो स्टॉक्स की, एंड आपको पता रहता है कहाँ हाँ, पे मैं स्टॉक्स रिलेटिवली सस्ते चल रहे हैं और उन पे आप ट्रैक रखते हो, एज इन स्ट्रैडल प्रीमियम सस्ते चल रहे हैं। बिल्कुल 5-6 शेयर की लिस्ट हमेशा रहनी चाहिए। तो कभी भी कुछ मूव आता है पता चल जाता है। इसमें सबसे खास बात क्या होती है कि कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए ना, तो उस दिन तो बस समझ लो कि लॉटरी लग गई है, मतलब कुछ भी बाय कर लो। मतलब आपको पहले से हम्म। पता है सस्ता चल रहा है, और मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया है, तो ये सब स्पेशल सिचुएशन में बड़े पैसे बनते हैं। जैसे किसी का मर्जर अनाउंस हो गया, डीमर्जर अनाउंस हो गया, कुछ कोई कंपनी किसी नए शेयर में एंट्री करना चाहती है। जैसे कि ग्रासिम ने बोल दिया कि मैं पेंट बिजनेस में एंट्री करूंगा। ठीक है। तो जब ग्रासिम पेंट बिजनेस में एंट्री करता है ना, तो हिस्टोरिकली मैंने ये देखा हुआ है, कोई भी कंपनी किसी नए बिजनेस में एंट्री करती है, तो 3 दिन के अंदर 10 से 12% की मूव आती है। ओके। ठीक है ना। और स्ट्रैडल की कवरेज तो हमेशा 7-8% तक ही होती है मैक्सिमम, वही पूरे महीने के लिए। तो वो जो 3 दिन के अंदर पैसे आते हैं ना, मतलब मूवमेंट आती है, उसमें बहुत पैसे बनते हैं। रॉबिन क्योंकि उस टाइम क्या स्पेशल होता है, सिचुएशंस का लोग, सॉरी। हाँ, मतलब जो उसमें मूव आता है ना, तो उसमें बहुत पैसे बनते हैं, क्योंकि जो मूव आने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो बहुत अच्छी हो जाती है, तो हमें कन्विक्शन मिल जाती है, तो हम लोग ये बाय कर पाते हैं फिर बड़े आराम से। बाय करना थोड़ा सा ना बड़ा इजी हो जाता है, और मैनेज तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर तो पैसे ही देते चले जाता है वो। कुछ कह रॉबिन रहे ये थे जो आप। स्पेशल सिचुएशंस हैं, इनका हम्म। आप ट्रैक कैसे रखते हो? या जैसे आपने ग्रासिम बोला अभी,
तो क्या आपका भी ग्रासिम में ट्रेड रहा था उस टाइम पे? हाँ, ग्रासिम में बहुत छोटा सा ट्रेड करा था मैंने, जो मतलब ट्विटर पे डाला हुआ है। जब भी हुआ, जिस दिन हुआ था ना, तो ट्विटर पे उसका छोटा सा M2M डाला था एक अकाउंट का। तो आप देख सकते हो वैसे तो ये सारी अनाउंसमेंट की ट्रैकिंग जो होती है ना, वो BSE की साइट पे ही होती है। वैसे तो अगर आप छोटा टीवी भी देखते रहते हो ना, तो वो लोग भी बता देते हैं कि किसी कंपनी में कुछ स्पेशल होता है ना, तो वो लोग भी बताते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्पेशल चीज काम आएगी। जैसे कि HDFC और HDFC बैंक का मर्जर, कभी भी आप HDFC देखोगे तो बहुत ही छोटे प्रीमियम पे मिल रहा होगा। देखो, चेक करते हैं हम लोग। HDFC बैंक, देखो, परसेंटेज कवरेज हमेशा मतलब 5% रहती है जब 4 वीक हो। राइट। 3 वीक में भी 3-4% के आसपास ही रहती है। करेक्ट। पर मर्जर डिफाइन होने के बाद ना, वो ओपन होने के बाद भी 10-10% मूव करा है सेम डे। तो ऐसी कंडीशनों में ना, जो स्पेशल सिचुएशन होती है, वहां पे मूवमेंट आना सर्टेन हो जाता है। वहां पे बाइंग करना बहुत अच्छा आसान होता है और पैसे भी बहुत बनते हैं। तो हम्म। किसी भी कंपनी का कभी मर्जर अनाउंस हो जाए, कभी डीमर्जर अनाउंस हो जाए, कुछ भी ऐसा जो उसकी बैलेंस शीट पे फर्क पड़ेगा जिससे, वहां पे प्रीमियम बढ़ना ही बढ़ना है, मूवमेंट आनी ही आनी है। तो वहां पे पैसे बहुत बनते हैं बाइंग करके। तो अगर आप स्पेशल सिचुएशन को ही देखो ना खाली, तो साल में 10-15 सिचुएशन आती रहती है। मतलब 2-3-10-15 इवेंट होते ही रहते हैं। कभी कभी मतलब किसी साल कम हो जाएंगे, किसी साल ज्यादा हो जाएंगे। और वहां पैसे बहुत बनेंगे अगर आप बाइंग करोगे तो, ओके। विद वेरी लो डाउन साइड। रोबिन, ये जैसे आपका वीक 3 देख रहा हूँ मैं HDFC बैंक में ही, एक टाइम पे हम्म। स्टैडल प्रीमियम सिर्फ 3% रह गया था, जो कि काफ़ी कम है बिल्कुल। कंपेयर टू, ये मैं नवंबर में देख रहा हूँ। नवंबर का नवंबर आपका में, हाँ। 3%, ठीक है। तो बिल्कुल। काफ़ी काफ़ी ही कम है कंपेयर टू प्रीवियस 2 मंथ्स। एंड उसके बाद आई थिंक एक हाँ, अच्छा मूव बिल्कुल। आया है इसमें। तो आप मतलब आपने बेसिकली आई बहुत ही गॉट योर पॉइंट। आपने बहुत ही अच्छा आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें 3.5% का लोएस्ट था, इसमें 3.8% का लोएस्ट था। तो ये 3.2 पे मिल रहा है और 3% में मिल रहा है। तो इसके बाद तो डाउन साइड की कोई उम्मीद करना बहुत ही गलत रहेगा, क्योंकि 2-3% तो कभी भी मूव कर सकता है शेयर। तो ये यस। आपने बहुत अच्छा आइडेंटिफाई कर लिया है देख के। मतलब आप पूरा कंसंट्रेट कर रहे हो। और उसके बाद ये 1520 से 1540 और 1620 भी हो गए। तो डाउन साइड तो कम थी देखो इसमें। आप इसमें ना, खाली मूव नहीं आया, मूव के साथ साथ प्रीमियम भी बढ़ गए हैं। यस। यस। एट द मनी के प्रीमियम जो 3% हुआ करते थे, वो अपने आप ही 3.7 भी हो गए हैं, जबकि तीन करेक्ट। दिन और निकल चुके हैं। तो जो लोग थीटा डीके की बात करते हैं, यहाँ तो इन्वर्स डीके है। मतलब यहाँ तो प्रीमियम बढ़ ही गए हैं, से ज्यादा बढ़ गए हैं प्रीमियम। राइट। तो तो ये मतलब बहुत है जो अच्छी चीजें छोटे हैं, बहुत। छोटे जो छोटे छोटे लॉस लगे भी हैं 2-3 स्क्रिप्ट्स में, ये एक उसको कॉम्पनसेट कर देगा। बिल्कुल, आप देखो ना, ये 1520 रुपए की एट द मनी थी, जो कि 45 रुपए पूरे महीने की कवरेज थी। हम्म। उसकी नेक्स्ट डे में ही मूव 100 रुपए आ गए। मतलब राइट। आपके पास जाने, एक तो आपने एंट्री किसी चीज में ली जिसमें जाने के लिए कुछ नहीं था, और मूवी डबल हो गया है। तो ये आपकी तो स्ट्रेडल वैसे ही 105 रुपए हो गई होगी। जहाँ पे जाने के लिए आपके पास 4 रुपए थे, आने के लिए सीधा 25 रुपए 50 रुपए हो गए। बस इसमें फिर यही आ जाता है कि कौन कितनी देर रोक सकता है, कितना प्रॉफिट कौन ले सकता है। प्रॉफिट तो आ जाएगा। रॉबिन, ये एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है आपने स्ट्रैडल्स के ऊपर, जहाँ पूरी दुनिया हम्म। एटलीस्ट रिटेलर्स ज़्यादा ऑप्शन शॉर्टिंग की बात करते हैं। वहाँ आपने बिल्कुल। एक दिखाया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है कि कैसे लॉन्ग स्ट्रैडल्स को भी ट्रेड करा जा सकता है। तो लोगों को लगता है कि पैसा सिर्फ शॉर्ट स्ट्रैडल्स में ही बनता है। तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे लोगों को, या व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम कि कैसे इसको भी ट्रेड करें? शॉर्ट स्ट्रेडल तो ऐसा है कि आप एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह काम कर रहे हो। मतलब आपने प्रीमियम बेच दिया और आप अपने आप को इंश्योरेंस कंपनी की तरह ट्रीट कर रहे हो कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो मैं भरूंगा पैसे। ठीक है। बट रियल लाइफ में आप उससे उल्टा काम करता है हर बंदा, कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो मुझे कोई और पैसे दे दे। ठीक है। तो अब लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। मेरे को तो ये मतलब लॉन्ग करने का तरीका बड़ा अच्छा है। शायद लोगों को मतलब किसी ने इस टाइप से सोचा ना हो, जो मैं जैसे मैंने ये सब चीज़ें इवॉल्व करी है ना, ये अपने आप बनाई हुई चीज़ें हैं। किसी से हेल्प नहीं है, किसी की कॉपीड नहीं है, ये खुद से बनाई हुई चीज़ें हैं कि इस तरह से कंपेयर करा जा सकता है।
कंपेयर करने का एक दो तरीके और भी बनाए हुए हैं, बट वो कभी और के लिए रखते हैं। आई थिंक बहुत बहुत ज्ञान दे दिया आपने एक छोटे से सेशन में। और कोई इसको इस्तेमाल करना चाहे तो एक बहुत ही पावरफुल टूल है ये। और रॉबिन, ये जो डेटा है ये आपने कहाँ से लिया हुआ है? इज इट सोर्स फ्रॉम हाउ कॉपी फाइल्स? हाँ हाँ, ये तो फ्रीली भाव कॉपी पे अवेलेबल ही है ना, उसमें कुछ मतलब अलग इसमें से कोई हार्ड खर्च। कोर कोई डेटा एनालिसिस नहीं है, ये सिंपल भाव कॉपी फाइल से आई थिंक पिवेट एंड बेसिक वीलुकअप्स यूज करके सब कुछ जनरेट हो सकता है। भाव कॉपी से कर सकते हो, एनएससी की वेबसाइट पे भी हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है, स्क्रिप्ट वाइज भी, तो वहां से भी ले ठीक सकते है। हो। तो बस वहां से ले लेके आपको एट द मनी ढूंढनी है, और एट द मनी के साथ आपको ये बना देना है। आसान होता है, मतलब अगर किसी को बनाना हो तो मुझे जरूर पिन करना ट्विटर पे, मैं हेल्प कर दूंगा। रॉबिन, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एंड फॉर द व्यूअर्स दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। अगर आप इस पे थोड़ा सोचो तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ विद लॉन्ग ऑप्शंस, और आप अपनी बुक को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, स्पेशली इफ़ यू हैव अ लॉन्ग इफ़ यू हैव अ लार्ज शॉर्ट गामा एक्सपोजर। तो ये एक अच्छा टूल, अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है डाइवर्सिफाई करने के लिए। मैं पर्सनली भी इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ, जैसे इंडेक्स में अगर कुछ मेरी शॉर्ट पोजीशंस होती हैं तो उसके अगेंस्ट में मैं कुछ लॉन्ग करके ले जाता हूँ स्टॉक्स में, तो इस टाइप से ढूंढ लेता हूँ, तो यहाँ मुझे पता है कि मेरी डाउन साइड प्रोटेक्टेड है। और अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव आया और मुझे शॉर्ट शॉर्ट के अंदर पैसे लगे इंडेक्स में, तो यहाँ पे मेरे को पैसे अपने आप बन जाएंगे, उसमें मुझे कुछ सोचना ही नहीं है फिर तो। नेट ओवरनाइट एक्सपोजर भी आपका ये कम कर देता है। बिल्कुल कर देते हैं। रॉबिन, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत कीमती है आपका समय। तो थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आई एम श्योर आपको एक बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव मिला होगा रॉबिन से। कैसे स्टॉक स्ट्रैडल्स बाय करे जा सकते हैं, हाउ डू यू फाइंड आउट कि कहाँ पे प्रीमियम्स कम है, एंड देयर इज अ पोटेंशियल टू कैच अ मूव एंड मेक अ प्रॉफिट। सो इट वाज अ ग्रेट सेशन। और उन्होंने जो टूल्स मेंशन करे हैं, जो टेक्निक्स मेंशन करी हैं, आई एम श्योर उनको आप यूज करके ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं। एज ऑलवेज, अगर ये आपको एपिसोड पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं और हम बहुत मोटिवेट और इंस्पायर भी होते हैं उनसे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज एपिसोड, एंड एज ऑलवेज, ये मार्केट सबका है बॉस। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.